लगा के कर रहे हो, एकदम एकांत में बैठ करके पढ़ाई करते रहो। ये समय है एकदम फोकस होकर पढ़ने का, इधर उधर की बातों में डेविएट नहीं होना है, अपने फोकस को मेंटेन करके रखना है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना है, इधर उधर की चीजों में अपना समय व्यतीत नहीं करना है। जितना क्वेश्चन लगा सकते हो क्वेश्चन लगाने पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन लगाना इस समय आपके बहुत ही काम आने वाला है। जहां जहां जिन क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके वहां से उन टॉपिक पे जहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है उन कंसेप्ट्स को बुकलेट से और क्लास की नोट्स जो आपने पढ़ी होगी, क्लास के रिकॉर्डिंग चैप्टर में जाकर आप देख सकते हो। कहीं भी जहां कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है उनको आप वहां से देखो, कंसेप्ट क्लियर करो और फिर जुड़ जाओ क्वेश्चन करने पर। खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ते रहेंगे। नीट 2024 का एग्जाम हमारे करीब आने वाला है, इसलिए हम अपनी सीरियसनेस को मेंटेन करके रखेंगे, बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करके रखेंगे। मौसम चेंज भी हो रहा है, सर्दियों से गर्मियों की तरफ आप बढ़ रहे हो तो बॉडी में वाटर लेवल की भी कमी नहीं होनी चाहिए। फ्रूट्स लेते रहो, फ्रूट्स खाते रहो, एकदम मौसमी फ्रूट्स खाते रहेंगे। बाहर के चीजों पे, बाहर का फूड, बाहर का खाना थोड़ा कोशिश करें कि अवॉइड करें। इसलिए हेल्थ को अपने पूरा ध्यान दें। 5-10 मिनट 15 मिनट जो आप अपने शरीर को दे सकते हो, योगा कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मॉर्निंग टाइम में करो ये काम। इवनिंग टाइम में 10-15 मिनट के लिए आप घर से बाहर निकलो, थोड़ा वॉक करो, घर के आसपास पार्क या गार्डन है तो 15 मिनट मॉर्निंग में और 15 मिनट इवनिंग में, ये 2 टाइम आप निकाल सकते हो। अपने आप को समय दो, थोड़ा मेडिटेट करो, थोड़ा एंजॉय करो, दिमाग में सोचते रहो कि क्या और बेहतर कर सकते हो, कहां दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों वाले एरियाज को, अपने जो एरियाज हैं जहां वीकर पॉइंट्स हैं उनके स्क्रू भी टाइट कर लो। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज आपका कंप्लीट हो चुका है हमारी जूलॉजी पार्ट में। अब एवोल्यूशन शुरू करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस और एप्लीकेशन लास्ट चैप्टर होगा, वहां पे हम उसको फिनिश कर देंगे इसके बाद। तो अब हमारा जो टारगेट है वो है अगला चैप्टर है एवोल्यूशन। पूरा थियोरेटिकल है, पूरा कंसेप्ट अगर आप देखोगे इसमें बहुत थोड़ा कंसेप्ट है, जो थोड़ी जगह पे कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी बताऊंगा और जहां याद करने वाले पॉइंट है एनसीईआरटी के पॉइंट्स उनको भी फोकस करके मार्क कराऊंगा कि यहां एनसीईआरटी के इन पिक्चर्स को, इन फोटोज को अपने दिमाग में रखना है और क्या सीखना है उनसे उसको आपको समझाऊंगा। एवोल्यूशन एक देखा जाए तो बहुत बड़ा चैप्टर है, डिस्कशन में बहुत टाइम लग सकता है अगर हम इसको एक्सप्लेन करने जाएं, जो कि आपके लिए अननेसेसरी होगा, अनवांटेड होगा, अनडिजायरेबल होगा। नीट के एग्जाम में एवोल्यूशन चैप्टर से 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नॉर्मली ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 2 क्वेश्चन का एवरेज रहता है, 3 क्वेश्चन भी हो सकता है पूछे जाए, कभी बाई चांस 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब सवाल है हमारा यहाँ पे 8 से 16 नंबर का। तो कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम जहां याद करने वाली चीजें उनको तो याद कर ही लें, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जहां जहां भी कंसेप्ट है वो मैं समझाऊंगा आपको, आपका ये मास्टर आपको समझाएगा। तो बिना डिले किए, बिना वेस्ट किए हुए टाइम शुरू करेंगे आज का बेहतरीन लेक्चर, जो कि एवोल्यूशन का लेक्चर होगा, फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें आपको बेसिक चीजें बताऊंगा मैं आज आपको जो क्या मेन जो टॉपिक्स होंगे वो शुरुआत में आपको ये बताऊंगा कि इस एवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन में कितने पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं, इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें क्या क्या किस तरीके से समझना है। तो एनसीईआरटी में अगर आप झांक के देखोगे तो आपको दिखेगा कि कहीं कोई टॉपिक यहाँ एक बार लिखा है, वही चीज दोबारा लिखी हुई है। डार्विन की कहानी एक बार शुरू में लिखी है, एक बार बाद में लिखी है और कई बार मिक्स हो जाते हैं कंसेप्ट। तो जहां जहां इस तरह की चीजें हैं वहां मिक्सिंग नहीं करेंगे, पूरा सीक्वेंस फॉलो करेंगे। जिस सीक्वेंस में बताऊंगा आप उस सीक्वेंस में चैप्टर को पढ़ो। एनसीईआरटी की रीडिंग थ्रू आउट करेंगे, एनसीईआरटी को थ्रू आउट पढ़ेंगे, लेकिन सीक्वेंस जो होगा पढ़ने का, जो क्लास होगी, ये क्लास में जो बताऊंगा वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। समझ जो चैप्टर के लिए है वो आपको यहीं से मिलने वाली है बेटा जी। तो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये सारी बातें आपको बता दूंगा, उसके बाद शुरू होगी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ की कहानी। ये पूरी की पूरी हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के साथ शुरू होगी थियरीज, या इस हिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया उसके पीछे क्या थियरीज हैं, किन किन लोगों ने गलत या सही थियरीज के बारे में बताया। वैसे आप देखोगे तो कंप्लीट एवोल्यूशन जो है वो एक हाइपोथेसाइज्ड थियरी है। कई सारे फैक्ट्स को साइंटिस्ट ने पेश किया है, कई सारे कंसेप्ट्स को पेश किया है, कई सारी थियरीज बनाई हैं, कई सारी हाइपोथेसिस बनाई गई हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, कई सारे सबूत भी दिए गए हैं। लेकिन ओवरऑल थियरी ऑफ एवोल्यूशन, जैसे कि हम बात करते हैं पास्ट की, और ना तो हमने पास्ट देखा है ना हमने फ्यूचर देखा है, हम केवल इन पास्ट को, इन पास्ट इवेंट्स को हाइपोथेसाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं बस। और कुछ चीजें तो इमेजिन के भी बियॉन्ड है, हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा या क्या हुआ होगा। साइंटिस्ट ने भी इस बात को माना है कि इट वाज अनइमेजिनेबल थिंग्स, जो प्रिमिटिव अर्थ पे हुई होंगी, प्रिमिटिव कंडीशन में हुई होंगी जब यूनिवर्स बन रहा होगा। तो ये पूरी हिस्ट्री, पूरी कहानी को थियरीज के थ्रू भी एक्सप्लेन किया गया, हम थियरीज के बारे में भी बात करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए फटाफट से शुरू कर लेते हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट। चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन बेटा जी, चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन को हिंदी में जय विकास कहते हैं। एवोल्यूशन का बेसिक मतलब, इसका बेसिक थीम होता है, एवोल्यूशन का सेंट्रल आइडिया होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद चेंज, डिसेंट विद चेंज और मॉडिफिकेशन। ध्यान से सुनेंगे, मैं आपको सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। डिसेंट विद चेंज और मॉडिफिकेशन, यहां मॉडिफिकेशन की बात की जाएगी कि किस प्रकार से सारी चीजें जैसा पहले बनी थी वैसी एज सच नहीं है, ये सब मॉडिफाई हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं बेटा जी? ये सब मॉडिफाई हो चुकी हैं। अब सुनिए ध्यान से, समझने वाली बात क्या है, ये जो एवोल्यूशन है इसका मैंने सेंट्रल आइडिया लिख दिया डिसेंट विद चेंज और मॉडिफिकेशन। मतलब जो चीज सबसे पहले बनी रही होगी, जो भी कुछ पहले सबसे बना रहा होगा, उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे, मॉडिफाई किया होगा अपने आप को। आवश्यकताओं के आधार पर ऑर्गेनिजम्स ने अपने बॉडी में बहुत सारे चेंजेस किए होंगे। जैसी जैसी नीड पड़ी होगी, जैसी जैसी आवश्यकताएं पड़ी होंगी, जैसे जैसे क्लाइमेट में चेंज आता गया होगा, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में चेंज आता गया होगा, ऑर्गेनिजम्स ने अपने अंदर बदलाव किया होगा, धीरे 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 वो मॉडिफिकेशन किया होगा, और उन्हीं ने उसी ओरिजिनल फॉर्म ने न्यू डिसेंडेंट्स का फॉर्मेशन किया होगा, अपनी प्रोजेनीज को बनाया होगा। तो एक पॉइंट से जो न्यू प्रोजेनीज का फॉर्मेशन होता है उसी को कहते हैं डिसेंडेंट्स। जैसे हम अपने पूर्वजों के डिसेंडेंट्स हैं, प्रीसेंडेंट्स। अगर हम प्री की बात करें तो मेरे फादर, उनके फादर, उनके फादर, उनकी फैमिली कह रहे हैं, ये जो एंसेस्ट्रल रेस चलती है ना, ये जो पीढ़ियां चलती चली जाती हैं, उसी को कहते हैं डिसेंडेंट्स फॉर्म। तो एक ओरिजिनल फॉर्म से जो न्यू फॉर्म्स बनते जाते हैं, उन्हीं से डाइवर्सिफिकेशन होता जाता है, नई वैरायटी बनती चली जाती है, वो भी आवश्यकताओं के आधार पर। बहुत सारे एग्जांपल हैं, पुराने जमाने के घरों का डिजाइन देखो, आपको एवोल्यूशन मतलब अपनी आंखों से आप इमेजिन कर, आंखों से आपने देखा है अपनी आंखों के सामने। अब वो एवोल्यूशन किस सेंस में है जरा समझने वाली बात है। यहाँ हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप सोच के देखो ह्यूमन का कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा, सोशल एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। पहले हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते होंगे, उनके घर क्या आज जैसे जैसे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनते हैं, जैसे हम बिल्कुल आलीशान कोठियां बना करके रहते हैं, उन कोठियों जैसे थे, या पुराने जमाने में लोग कहीं भी रह लेते थे, जंगल में रहते थे, जंगल में पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती थी उनका इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए। आज भी बहुत सारे लोग अभी भी वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मेजॉरिटी अगर फॉर्म्स की देखें तो लाइफ में कैसे कैसे चेंजेस आए हैं ह्यूमन की लाइफ में। आप देखो कारों के डिजाइन को देखो, कारों के डिजाइन को देखो, तो कारों के डिजाइन में भी आप देखोगे पुराने जमाने की जो कारें होती थी और आज के जमाने की जो कारें, उनमें कितना चेंजेस आ चुके हैं। जो बसें दिल्ली में चलती थी, अब जो ट्रेन में आपने सफर किया होगा आज से 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, आपने तो क्या किया होगा 20 साल पहले, आपने अगर किया होगा 10 साल पहले, जिस रूट पे आप रोड से जाते रहे होगे,
5 साल पहले जिस एरिया में जिस रूट पे जाते रहोगे, वो घर या वो रास्ता, वो रूट, वो घर जहां आप रहे होगे, उन रास्तों, उन घरों को अब देखो, उनमें बदलाव आ चुका है। आप खुद में भी देखो, आप बचपन में जैसे थे उससे काफी बदल चुके हो। लेकिन ये तो शरीर की ग्रोथ है जो हार्मोन के कंट्रोल में हो रही है। आपके शरीर की ग्रोथ, आप में चेंजेस हो रहे हैं, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो आपकी बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल में हो रहा है। लेकिन नेचर में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स में जो नेचुरल चेंजेस हो रहे हैं, जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, वो उनके अंदर चेंज जो है वो उनके एंसेस्टर्स से धीरे 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 किस तरीके से हुआ है, इसी स्टोरी को, इसी कंसेप्ट को एवोल्यूशन कहते हैं। और एनसीईआरटी लिखती है कि एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। सीधी सी बात है, एवोल्यूशन क्या है? इट इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ प्लैनेट। ये जो हमारी धरती है, इस धरती पर लाइफ फॉर्म का क्या हिस्ट्री है, इनका क्या इतिहास है, उसी इतिहास की स्टडी को हम कहते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। हम इसको रिलेट करें तो क्या लिखेंगे? इसे कहेंगे एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। लेकिन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है बेटा जी, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है, ये पूरा चैप्टर जो है हम पढ़ेंगे, भले ही लाइफ फॉर्म्स की हिस्ट्री यहाँ पर, भले ही हम यहाँ पे लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस लाइफ फॉर्म की स्टडी तब तक नहीं कंप्लीट हो सकती जब तक हम इसमें दूसरी चीजों का मसाला मिलाते नहीं। सोचने वाले सोचते हैं एवोल्यूशन केवल बायो का सब्जेक्ट है, बायो का एक चैप्टर है। एवोल्यूशन में आप देखोगे कि यहाँ पे फिजिक्स की भी जरूरत पड़ती है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में यहाँ पे जियोग्राफिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ हिस्टोरियंस की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ पे साइंटिस्ट की भी जरूरत पड़ती है और आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजिकल स्टडी का भी सहारा लिया गया है यहाँ एवोल्यूशन की स्टडी को समझने के लिए, केमिस्ट्री का भी सहारा लिया गया है एवोल्यूशन की स्टडी को समझने के लिए। मतलब यहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इन सब का मिक्सचर मिला करके इवन सोशियोलॉजी भी यूज की जा सकती है एवोल्यूशन को समझने के लिए। समाज शास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है, समाज शास्त्र में भी ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में समझा गया है। तो एवोल्यूशन केवल एक चैप्टर नहीं, एवोल्यूशन एक मिश्रण है, एक मिक्सचर है, मल्टीपल कंसेप्ट्स का, मल्टी कंसेप्ट्स का एक मिक्सचर है। क्योंकि वही एक्सप्लेन करता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस बढ़ रही है, आज के जो प्लैनेट है, पुराने टाइम पे प्लैनेट पहले करीब हुआ करते थे, आज के जो प्लैनेट है उसमें डिफरेंस, उसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो समय के साथ बढ़ रही है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से इस लोगों ने इसको प्रेडिक्ट किया, कितने जमाने पहले ये सारे जो प्लैनेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, कितने जमाने पहले एक दूसरे के करीब रहे होंगे। फिजिक्स का कंसेप्ट, केमिस्ट्री कह रहे हैं, केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स का आपस में मिलना जुलना, केमिकल्स का फॉर्मेशन करना, केमिकल्स का मिलना बायोमॉलिक्यूल्स का बनना और बायोमॉलिक्यूल्स का मिलकर एक सेल का बनना। ये बायोलॉजिकल और केमिस्ट्री का केमिकल दोनों का अध्ययन एक साथ है यहाँ पे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों मिला करके पढ़ी गई यहाँ पे। तो आप देखेंगे ये जो एवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, भले ही हम इसमें हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ पढ़ते हैं, भले ही हम इसमें प्लांट्स और एनिमल्स के एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, मेनली फ्लोरा एंड फाना की बात करते हैं, मेनली हम फ्लोरा एंड फाना की बात करते होंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते होंगे, उनके एवोल्यूशन की बात करते होंगे। लेकिन इस हिस्ट्री को हम तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक हम यूनिवर्स की स्टडी नहीं कर लेते, जब तक कि हम ये नहीं पढ़ लेते कि यूनिवर्स कैसे आया था, सोलर सिस्टम, स्टार्स और गैलेक्सीज कैसे आई थी, जब तक ये नहीं पढ़ लेते कि अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई थी। अर्थ पे लाइफ को हम कंप्लीट नहीं कर पाते। इसीलिए सबसे पहला इस चैप्टर को आप डिवाइड करोगे, इस चैप्टर में जो सबसे पहला एरिया होगा जिसको हम मेन फोकस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से शुरू होता है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से शुरू होता है ये सोलर सिस्टम की स्टडी कराता है हमें, सोलर सिस्टम की बात करता है। सोलर सिस्टम में हमारे प्लेनेट अर्थ की बात होती है और फिर इस अर्थ पे ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ की बात होती है, ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ की बात होती है। और उस फर्स्ट लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, जो मॉडिफिकेशन हुआ, उस फर्स्ट लाइफ से जो मॉडिफिकेशन हुआ वो रिजल्ट करता है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में। ध्यान से सुनेंगे, मतलब इस मॉडिफिकेशन को हम एवोल्यूशन ऑफ लाइफ कहते हैं। लाइफ फॉर्म का एवोल्यूशन मतलब उनमें मॉडिफिकेशन, पहले फर्स्ट लाइफ बनी, फिर उनमें मॉडिफिकेशन हुई, उस लाइफ में जब मॉडिफिकेशन हुई तब जाकर के आज की मॉडर्न लाइफ बनी है, तब जाकर के टुडेज लाइफ एवॉल्व हुई है। तो सबसे पहला कंसेप्ट जो हमारा है वो है इस ओरिजिन के थ्रू हम समझेंगे। इन सारे ओरिजिन्स को एक्सप्लेन करने वाली थियरीज, उन्हें सपोर्ट करने वाली थियरीज से ये कहानी शुरू होती है और फिर ये कहानी आगे बढ़ती है। उसके बाद ये कहानी आपकी आगे बढ़ती है बेटा जी, उसके बाद कहानी सेकंड पार्ट पे जाती है एविडेंसेस पे, एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, एविडेंसेस फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। मतलब अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है एविडेंस। ठीक है, ये थियरी ऐसी थी, ये थियरी वैसी थी, ये ऐसा था, ये वैसा था, ये बात कहानी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके पीछे क्या कोई सबूत और गवाह है या ऐਵੇਂ ही बोला जा रहा है? क्या कोई एविडेंस है रियल में जो हमें बता सकता है कि हम सब कहीं ना कहीं एवॉल्व हुए हैं, एवोल्यूशन का रिजल्ट है? हमारे पहले जो ऑर्गेनिज्म बने थे वो और आज के ऑर्गेनिज्म जो बने हैं वो, ये दोनों डिफरेंट हुआ करते थे, ये बिल्कुल डिफरेंट हुआ करते थे। क्या ऐसा कुछ है इस कहानी में जो हम पढ़ेंगे एविडेंसेस वाले पार्ट में? तो एविडेंस एक्सप्लेन करता है कि क्या एवोल्यूशन रियलिटी है या केवल हमारी कल्पना है, क्या हमने इसे कल्पित किया है, क्या हमने इसको काल्पनिक बताया, हाइपोथेसाइज्ड ओनली, और रियलिटी भी है कुछ। तो देयर आर सेवरल एविडेंसेस जो हमें बताएंगे एवोल्यूशन हुआ था कि नहीं हुआ था। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, जब एविडेंसेस ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का बता देते हैं, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन हुआ था ये बता देते हैं, उसके बाद उसमें भी आती हैं थियरीज इन फेवर, जो थियरीज हैं फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, थियरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। उसमें कौन सी थियरीज थी उसके बारे में बात होगी और ये बताएंगे हम मैकेनिज्म क्या था एवोल्यूशन का। इसको हम लिख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। किस मैकेनिज्म पे बेस्ड था एवोल्यूशन, उसका मेजर कोर कांसेप्ट क्या है, ये थर्ड एरिया होगा। फोर्थ एरिया में हम पढ़ेंगे लाइफ हिस्ट्री के अलग अलग फॉर्म्स कब एवॉल्व हुए थे, एवोल्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। लास्ट में जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ह्यूमन एवोल्यूशन से जस्ट पहले, ह्यूमन एवोल्यूशन से जस्ट पहले एवोल्यूशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। एनसीईआरटी की जबानी हम इसको पढ़ लेंगे, वेरियस लाइफ फॉर्म्स की ओरिजिन। और लास्ट नंबर पे आएगा ह्यूमन एवोल्यूशन। कौन आएगा? ह्यूमन एवोल्यूशन। तो फटाफट से हम इन पांचों पॉइंट का फोकस करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बताया कि जो पहले था वो अब मॉडिफाई हो चुका है, जो पहले था वो मॉडिफाई हो चुका है। इसी पूरी हिस्ट्री की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन को हम रिलेट करते हैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से, जो कि स्टडी है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। फ्लोरा फाना की स्टडी, उनकी हिस्ट्री क्या रही है, लेकिन उसे समझने के लिए हमारी शुरुआत होती है यूनिवर्स की स्टडी से, सोलर सिस्टम, अर्थ की ओरिजिन से। फिर बात होगी थियरीज जो कि एक्सप्लेन करती हैं फर्स्ट लाइफ को। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्या लिखता है आप देखेंगे। एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट है, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो सीधा सीधा कहता है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के बारे में। पहला पॉइंट ही है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स, डिफरेंट लाइफ फॉर्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ प्लैनेट पे, उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ था,
इसके बारे में बात करता है। What exactly is the evolution? आखिर evolution है क्या? यार इसको समझना है आपको। To understand the changes in the flora, fauna, कैसे उनमें changes हुए that had occurred millions of the years on the earth, we must have an understanding of the context of origin of life, जिसमें हमें जानना पड़ेगा अर्थ की origin, stars की origin और indeed of the universe itself। इस यूनिवर्स के अंदर किस तरीके से ये सारी चीजें आई थी उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। What follows is the longest all the constructed and conjunctured stories। ये देखें, ये जो कहानी कही जा रही है यानी मनगढ़ंत कहानियां हैं ये हाइपोथेसाइज्ड हैं, ये इन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया है कई सारे पॉइंट्स को देखते हुए, इन्हें बनाया गया है। एग्जैक्टली हुआ था कि नहीं ये सब का सब केवल एक आदमी जानता है, परम पिता परमेश्वर, केवल उन्हीं को पता है, केवल ईश्वर को पता है, केवल गॉड को पता है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली। लेकिन जहां तक साइंस का सवाल है, साइंस बेस्ड एविडेंसेस पे, तो उसके हिसाब से ये सारी थियरी कंस्ट्रक्टेड थियरी है, कंजंक्चर्ड थियरी है और कहती है दिस इज द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स और बायोडायवर्सिटी ऑन द प्लैनेट अर्थ इन कंटेक्स्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स इटसेल्फ। मतलब बैकग्राउंड जो है वो एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से शुरू होता है। इस यूनिवर्स से सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट अर्थ के अंदर लाइफ। यानी इस सीक्वेंस में आप देखो, आप इस यूनिवर्स में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर आप देखो, मतलब अगर मैं कहूं तो ये है एक बड़ा ये आप मान लो ये है वो यूनिवर्स जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है। इस यूनिवर्स में बेटा जी कई सारे सोलर सिस्टम है। ये जो आप देख रहे हो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको, ये कई सारे सोलर सिस्टम हैं, या यूं कह लो इसमें कई सारी मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज हैं। इसमें मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज हैं और उसी गैलेक्सी के अंदर एक खूबसूरत सा सिस्टम है, सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम पर पोजीशन है अलग अलग प्लैनेट्स की और उसी में है हमारी प्यारी धरती मैया, यहीं पे है हमारी धरती माँ और इसी धरती माँ पर है जीवन। क्या है ये? यानी अगर मैंने इसे कहा ये हमारी धरती है तो इस धरती पर कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वास है, इसी पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स निवास करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ यहीं पर है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस अर्थ पे भी बहुत छोटे से एक पॉइंट की तरह से हैं, यानी उसके चारों तरफ ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो एरिया है वो मैंने अर्थ को दिखाया, ये हमारी प्लैनेट अर्थ मान लो, आप इसे क्या मान लो? इसे मान लो प्लैनेट अर्थ। ये प्लैनेट अर्थ खुद भी इस यूनिवर्स के अंदर, आप देखो ये अगर मैंने कहा ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स है, कौन है ये यूनिवर्स है। इस यूनिवर्स के अंदर मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज और उस गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी सोलर सिस्टम की जहां पे हमारा अर्थ है, हमारी अर्थ ये है। आप सोच के देखो, यूनिवर्स में भी मिलियंस और मिलियंस में किसी एक कोने में छोटे से एक छोटा सा पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है अर्थ और उस अर्थ के भी छोटे से पॉइंट है, उस अर्थ पे भी एक बहुत छोटा सा स्मॉल स्पॉट है, स्पेक, एक बिंदी जैसा पॉइंट है, छोटे से बिंदु जैसा पॉइंट है, ये है लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे देखा जाए तो हमारी तो कोई औकात नहीं है इस पूरे लिविंग वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, लेकिन फिर भी जब हम अपने इस लोकल लेवल पे देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं, अपने माँ भाई बंधु सबको देखते हैं, बहनों को देखते हैं, पिता को देखते हैं, तब हमें लगता है अपनी इंपॉर्टेंस, हमें लगता है हमारी दुनिया कितनी बड़ी है। तब हमें एहसास, पहले तो लगता है कि और चाहिए, हम कितने बड़े हैं, हम भगवान ने हमको इतना अमीर बना दिया, हमें तो ये बना दिया, वो बना दिया। लेकिन जब हम इस तरीके से देखेंगे, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर अपनी पोजीशन देखेंगे, तो बिल्कुल आपके सामने जैसे एक छोटी सी चींटी की औकात है, वैसे ही आपकी औकात इस पूरे यूनिवर्स के अंदर है। और हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इस बड़े से विशाल से इस यूनिवर्स के अंदर हम कैसे आए होंगे, हमारी ओरिजिन कैसे हुई होगी, हम इसी पॉइंट पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो एवोल्यूशन की जो कंजंक्चर्ड थियरी है, जो इमेजिन्ड थियरी है, जो हाइपोथेसाइज्ड थियरी है, उसमें जो अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित पॉइंट्स। और जैसा कि मैंने बताया कि हम सब जहां रह रहे हैं वो है सोलर सिस्टम का एक प्लैनेट जिसका नाम है अर्थ, और अर्थ के अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से कुछ काफी दूरी पर प्रेजेंट हैं, या जो हम अपने आसपास देखते हैं। एनसीईआरटी ने फोकस किया है कि आप अपने चारों तरफ, अपने रात में आप स्काई को देखते हो, आप जब रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते हो तो आपको छोटे छोटे टिमटिमाते तारे दिखाई दे जाते हैं। ये तारे हमसे इतने दूर है ना कि इनसे हमारे तक लाइट पहुंचने में ही मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। मतलब आज जो हम तारा रात में देखेंगे वो आज का चमका हुआ तारा नहीं है, वो न जाने कितने साल पहले चमका होगा जो हमारे तक आज पहुंचा होगा। इनकी डिस्टेंस हमसे इतनी ज्यादा है, इसको हम किलोमीटर्स में नहीं नाप सकते, किलोमीटर्स में नहीं मेजर कर सकते, इसलिए हम लाइट ईयर्स नाम की यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। लाइट ईयर्स में डिस्टेंसेस जो ये प्लैनेट्स की डिस्टेंसेस या जो ये जो स्टार्स की हमसे डिस्टेंसेस है, ये जो तारे जो चमक रहे हैं उनकी हमारी डिस्टेंसेस जो हैं ये किसी किलोमीटर में नहीं, किसी 1000 किलोमीटर में नहीं, ये प्रकाश वर्ष में नापी जाती है, लाइट ईयर्स में नापी जाती है। तो लाइट ईयर्स हमें ये बताता है कि जब कभी यूनिट, जब मेजरमेंट की यूनिट हम टाइम में, जब कह रहे डिस्टेंस हम नहीं मेजर कर पाते तो हम टाइम में मेजर कर पाते हैं, जिसे लाइट ईयर कहते हैं, कि कितने दिनों में लाइट यहाँ तक पहुंचेगी, उस टाइम पीरियड के बेसिस पे हम दूरी का अनुमान लगा करके कहते हैं इतने लाइट ईयर्स लगेंगे हमें। समझ आ रही बात? तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि हमारे प्लेनेट पे लाइट आने में, वहां से किसी स्टार से लाइट आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लाइट ईयर्स में मेजर किए जाते हैं। एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट लिखे हैं बस वही है, और कुछ आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है, जियोग्राफी जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। पे लाइफ कैसे आई थी, पहला टॉपिक जो हमारा है, इसमें हम डिस्कस करते हैं। जब इस पे लाइफ की ओरिजिन की बात करते हैं, एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं, एवोल्यूशन की स्टार्ट की जब हम बात करते हैं, तो एवोल्यूशन जब शुरू होता है तो यहाँ पे हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसके 3 मेन एरियाज हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा जी, मतलब एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। यूनिवर्स की ओरिजिन, उसके बाद आपकी जो यूनिवर्स के अंदर ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, और इस सोलर सिस्टम में ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ की बात हुई है यहाँ पर, हमारी धरती कैसे ओरिजिनेट हुई इसके बारे में बात बताई गई। और फिर नेक्स्ट पार्ट आता है यहाँ पे ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। कौन सी लाइफ? ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। मैंने कहा आपको कि पहला पार्ट हम पहली लाइफ की ओरिजिन से रिलेटेड पढ़ेंगे, लेकिन उसकी स्टडी बिना यूनिवर्स की स्टडी और अर्थ की ओरिजिन से पहले हम उसको नहीं समझ सकते। केमिस्ट्री तभी आई, केमिकल्स तभी आए जब हमारे सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ आया। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए जो थियरी दी गई है वो बेहद खतरनाक थियरी है, जिसका नाम है बिग बैंग थियरी, जो कि एक हाइपोथेसिस ही थी। तो आप लिख सकते हैं यूनिवर्स की ओरिजिन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी जिसके बारे में बताया था लेमात्रे ने, उनका नाम था अबी लेमात्रे, लेमात्रे नाम था। तो लेमात्रे ने बताया कि जो यूनिवर्स की ओरिजिन है ये एक एक्सप्लोसिव ओरिजिन थी। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स,
ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स की ओरिजिन थी, इट वाज 20 बिलियन ईयर्स अगो। BY का मतलब है बिलियन ईयर्स अगो। तो याद रखेंगे यूनिवर्स वाज ओरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स बैक। 20 बिलियन ईयर पहले यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था। यूनिवर्स की ओरिजिन का जो टाइम था वो था 20 बिलियन ईयर्स बैक, मतलब बहुत पुराना है। यूनिवर्स इज वेरी 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 ओल्ड, ऐसा माना गया। क्या कैसे हुआ? इट वाज ड्यू टू, बिग का मतलब यहाँ पे है बच्चों ह्यूज, बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा, जो कि फिजिकल टर्म्स में अनइमेजिनेबल है। आप उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना जबरदस्त एक धमाका हुआ था। एक धमाका हुआ था बहुत जबरदस्त, जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। बैंग का मतलब होता है लाउडर साउंड, तो कह रहे हैं बिग लाउडर साउंड जो जनरेट हुआ था ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो देयर वाज सिंगुलर ह्यूज थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ा धमाका। जो अर्ली मटेरियल था कहां से आया कुछ नहीं पता। कह रहे एक छोटा सा टाइनी मास था, जो कि अंडर हाई प्रेशर। कह रहे इस छोटे से मास में, एक छोटा सा मास था, ये फिजिक्स थी सबसे पहले। कह रहे इस छोटे से मास में, वेरी टाइनी स्मॉल मास, जिसके अंदर थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही थी। अचानक से ये जो टाइनी मास था, बहुत ही छोटा सा जो मास था, इस टाइनी मास में जो कि बहुत हाई प्रेशर के साथ था, एक ब्लास्ट हुआ। और इसी ब्लास्ट से बना एक गैस का गुब्बारा, गैस का गोला बना, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या कुछ ऐसे मटेरियल थे। धुआं ही धुआं जिसने कर दिया चारों तरफ। एक ऐसा ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से चारों तरफ डस्ट और क्लाउड का धुआं ही धुआं हो गया। डस्ट और क्लाउड का धुआं फैल गया चारों तरफ। अचानक से हुए इस ब्लास्ट में, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन में, इतना ह्यूज ब्लास्ट हुआ, इतना ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ कि इसी ब्लास्ट को हमने नाम दिया बिग बैंग, और इसी से यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। बाद में यही यूनिवर्स कहा गया। इसी का नाम पड़ा यूनिवर्स। क्या नाम पड़ा? यूनिवर्स पड़ा। तो कह रहे जब ब्लास्ट हुआ तो चारों तरफ धुआं ही धुआं, चारों तरफ डस्ट ही डस्ट, चारों तरफ पार्टिकल ही पार्टिकल, चारों तरफ धुआं ही धुआं मच गया रहा होगा। क्योंकि देखा तो किसी ने नहीं था 20 बिलियन साल पहले, तो कौन ही रहा होगा भाई। इमेजिन किया गया, ऐसा माना गया कि एक छोटे से मास के अंदर, जिसमें बहुत हाई एनर्जी थी, बहुत हाई प्रेशर था, कह रहे दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और ये फट गया। जब इससे दबाव बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये फट गया, और फट करके इसने यूनिवर्स बनाया। दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाने से जब ये फट गया तो उससे बना यूनिवर्स। और जब धीरे धीरे यूनिवर्स के अंदर अगला पार्ट है सोलर सिस्टम, और उसमें प्लैनेट अर्थ की ओरिजिन। तो यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दी गई है, नेबुलर हाइपोथेसिस। एक हाइपोथेसिस है जिसका नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। क्या नाम है बेटा जी? नेबुलर हाइपोथेसिस कहते हैं। सोलर नेबुला के बारे में बात की गई है। यहाँ पे बात की गई है उस पार्टिकल की। कह रहे जब ये ब्लास्ट हुआ होगा ना, तो उसके बाद जो धुआं निकला होगा, धीरे धीरे सेटल हुआ होगा। धीरे धीरे अपने मास, उसमें जो कोई भी मटेरियल प्रेजेंट रहा होगा, उसमें धीरे धीरे उसका सेटलमेंट हुआ होगा, सेटल हुए होंगे। और उसी सेटलमेंट के बाद बनी होंगी ढेर सारी गैलेक्सीज बनी होंगी। उसी गैलेक्सी में बनी होगी मिल्की वे गैलेक्सी। ढेर सारी गैलेक्सीज जो कि मिक्सचर ऑफ डस्ट और क्लाउड कही जाती है। डस्ट और क्लाउड का जो मिक्सचर होता है, जो इसके बाद फैला था, रायता जो फैलाया था ब्लास्ट के बाद, वही कंडेंस्ड होने लगा। धीरे धीरे पार्टिकल सेटल होने लगे। पहले गर्मी ज्यादा थी, जब गर्मी ठंडी होने लगी तो पार्टिकल ठंडे ठंडे, जब धीरे धीरे कूल होने लगे तो सेटल होने लगे। सेटल हुए तो सेटल होकर के उन्होंने बनाया मिल्की वे गैलेक्सी। पहले तो कई सारी गैलेक्सीज बनी, उसी गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, यानी ब्लास्ट के बाद मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर हमारा प्लैनेट, क्या हम लिखेंगे सीक्वेंस में, मिल्की वे गैलेक्सी बना। और उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, जो कि मिक्सचर ऑफ गैस एंड क्लाउड हुआ करता था, पार्टिकल्स हुआ करता था, इस मिक्सचर ऑफ गैलेक्सीज में हमारा प्लैनेट अर्थ ओरिजिनेट हुआ। या यूं लिख लें, सोलर सिस्टम आया, और उस सोलर सिस्टम के अंदर हमारे अर्थ की ओरिजिन हुई, ओरिजिन ऑफ अर्थ। और कहा जाता है ओरिजिन ऑफ अर्थ भी 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। हमारी अर्थ की जो एज है वो है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी पृथ्वी, हमारी धरती है, जो सोलर सिस्टम में आई, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जो यूनिवर्स के बनने के बाद आई। यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था, आप सोच के देखो, ये ब्लास्ट हुआ था 20 बिलियन ईयर्स बैक, और अर्थ की ओरिजिन हुई 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। मतलब कितना समय लगा होगा? 15.5 बिलियन ईयर्स लग गए इस यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज के सेटल होने के बाद उसके अंदर प्लैनेट, और प्लैनेट बनने के बाद उसके अंदर सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ प्लैनेट का फॉर्मेशन होना। ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, मतलब आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, यूनिवर्स के 15.5 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ की ओरिजिन हुई। तो नेबुलर हाइपोथेसिस इसी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अर्थ की ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए हमें बिग बैंग थ्योरी का सहारा लेना है, और सोलर सिस्टम की ओरिजिन के लिए हमें नेबुलर हाइपोथेसिस का सहारा लेना है। बस यही 2 पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है। और प्रिमिटिव अर्थ पर तो कोई लाइफ थी ही नहीं। मतलब पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री ने अपना रोल किया। फिजिक्स ने ब्लास्ट किया और केमिस्ट्री ने केमिकल रिएक्शन, कोलिजन करना शुरू किया, पार्टिकल्स का मिलना शुरू हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम रहे होंगे, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फेट बने होंगे, केमिकल रिएक्शन होगी, तब जाकर के पहली लाइफ आई होगी। लेकिन इस कहानी से पहले भी बहुत सारे लोगों ने ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए बहुत सारी थियरीज दे रखी हैं। मतलब ये 2 बातें तो हो गई अपनी जगह। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ के लिए लोगों ने बहुत सारी थियरीज दी हैं। पहले हम उन थियरीज को पढ़ लेते हैं, उन थियरीज को भी पढ़ लेते हैं, और फिर हम पढ़ेंगे कि जो मॉडल सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल उसके बारे में ध्यान रखेंगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए मेनी थियरीज, बहुत सारी थियरीज दे रखी हैं। क्या दे रखी है? थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत सारी दे रखी है, जिसमें एक आती है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। क्या आती है? स्पेशल क्रिएशन की थियरी आती है। थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन आती है, थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आती है, जिसे कहते हैं थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस की बात की जाती है। फिर इसी के बाद आती है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थियरी ऑफ बायोजेनेसिस दी जाती है, और कुछ लोगों ने तो कहा है कि ये सब बेकार है, बेस्ट थियरी हमारी है, उसका नाम है थियरी ऑफ पैनजेनेसिस। थियरी ऑफ पैनजेनेसिस की बात की गई है। थियरी ऑफ पैनजेनेसिस के बाद और भी कहानी, किसी ने कहा थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म सही है, हमारी थियरी सही है, किसी ने कहा नहीं ये सब गलत है, थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म सही है। हमारे हिसाब से लाइफ इस तरीके से आई रही होगी, अर्थ पे लाइफ इस तरीके से आई रही होगी। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल, मोस्ट एक्सेप्टेबल थियरी है, जिसका नाम है ओपेरिन एंड हेल्डेन थियरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी, आपको इसी पे ज्यादा फोकस करना है। ओपेरिन हेल्डेन थियरी ये मोस्ट सक्सेसफुल रही। आज भी वैज्ञानिकों का मानना है कि यही थियरी आज भी एक्सेप्टेड है ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए। ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ के लिए हम इसको लिख सकते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी।
मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, मतलब जब ये थियरी भी दी गई होंगी तो इसी सोच से दी गई होंगी, हमारी थियरी से, हमारी थियरी से, हमारे कुछ लोग आज भी इनमें से कई सारी थियरीज को मानते हैं, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट वाली थी वो थी ओपेन हेल्डन थियरी, जो बताती है एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ था। तो पहली दो थियरी बताती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स और सोलर सिस्टम, और दूसरी जो लास्ट में हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे एक्सप्लेन करेंगे रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे पहली लाइफ कैसे आई थी, हम वन बाय वन शुरू करेंगे इनको और जानेंगे कि रियलिटी में फर्स्ट लाइफ कैसे आई थी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा एनसीईआरटी कहती है कि बिना बिना इन दोनों के पढ़े हमारी ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टडी नहीं कंप्लीट हो सकती, इसलिए हम इसको यहीं से शुरू करते हैं। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, कुछ पॉइंट्स में जरा उसको देख लेते हैं, कुछ खास खास पॉइंट जरा देख लेते हैं, उनको अंडरलाइन कर लेते हैं जरा। आप देखो सभी लोग ध्यान से, कह रहे द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज कंसीडर्ड एज अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स की हिस्ट्री में हमारे लिए, खासकर ह्यूमंस के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो लाइफ की ओरिजिन सबसे यूनिक इवेंट रही थी। यूनिवर्स बन गया और उस यूनिवर्स में ब्यूटीफुल क्रीचर्स की ओरिजिन हुई होगी, फर्स्ट लाइफ आई होंगे। कितना निर्मल कोमल और कितना बेहतरीन टाइम रहा होगा वो। द ओरिजिन द यूनिवर्स इज वास्ट, ये यूनिवर्स जो है बहुत ही दूर दूर तक फैला है, बहुत बड़ा है, असीमित लेंथ कह सकते हो या असीमित साइज का है, ये बहुत वास्ट है। रिलेटिवली स्पीकिंग द अर्थ इटसेल्फ इज ऑलमोस्ट ओनली अ स्पेक। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से पॉइंट की तरह, इस पूरे यूनिवर्स में एक छोटे से पॉइंट की तरह, स्पेक कहते हैं इसको, यार एक बड़े से वॉल पे एक छोटा सा पिन जैसा एक छोटा सा पॉइंट आप बना दो, कह रहे हैं वो स्पेक कहा जाता है। छोटा सा पॉइंट जो है वो एक स्पेक कहा जाता है। तो कह रहे हैं अर्थ भी इस यूनिवर्स में एक स्पेक की तरह है। यूनिवर्स बहुत पुराना है, वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स। किसने बनाया यूनिवर्स को? ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। अगर आप इस यूनिवर्स में देखोगे तो इस यूनिवर्स में आपको, जो मैं यहाँ जलेबियां छान रहा हूँ, ये जो जलेबियां हैं ये क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। देयर आर मेनी गैलेक्सीज प्रेजेंट इन दिस यूनिवर्स, इन दिस प्लेनेट। बहुत सारी, मतलब मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज हो सकती हैं यहाँ पे। तो कह रहे हैं ये जो मिलियंस ऑफ द गैलेक्सीज हैं ये यूनिवर्स बनाती हैं। गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स हैं और क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट है। मतलब एक गैलेक्सी अगर आप देखते हो तो इसमें क्लाउड ऑफ स्टार्स है, क्लाउड ऑफ गैस है, ये डस्ट का, गैस का क्लाउड है, इसके अंदर स्टार्स पाए जाते हैं। तो गैलेक्सी स्टार्स से बनी हुई है, उसके अंदर गैस है, उसके अंदर डस्ट है। कंसीडरिंग द साइज ऑफ यूनिवर्स, अर्थ इज इंडीड अ स्पेक। अगेन वही पॉइंट फिर से कह रहा है कि अगर हम साइज ऑफ यूनिवर्स देखें तो अर्थ एक छोटे से पॉइंट जैसा ही है, मतलब बहुत तुच्छ है। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट करती है टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इट टॉक्स अबाउट अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, जो कि अनइमेजिनेबल था फिजिकल टर्म्स में। जैसे मैंने आपको बताया, इसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना लाउडर रहा होगा वो साउंड जब ब्लास्ट होकर के यूनिवर्स बना होगा। द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, यूनिवर्स फैला, एंड देन हेंस द टेंपरेचर केम डाउन, टेंपरेचर कम हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम बनी होगी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद गैसेस कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ द प्रेजेंट डे यूनिवर्स। द सोलर सिस्टम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, मैंने कहा इसी में एक गैलेक्सी ऐसी रही होगी जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। जो मिल्की वे गैलेक्सी होती है इसी में हमारी अर्थ प्रेजेंट है। द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर इन अर्ली अर्थ, वाटर वेपर मीथेन, कार्बन का पहले फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री, पहले ब्लास्ट हुआ, फिर केमिकल रिएक्शंस हुई, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया रिलीज हुई, और फिर जाकर के वहां पर यूवी रे जो सन से आ रही थी उसने वाटर को ब्रेक किया होगा, और कुल मिलाकर के वहीं पे लाइफ की ओरिजिन हुई रही होगी, लाइफ का फॉर्मेशन हुआ रहा होगा, पहली लाइफ का फॉर्मेशन हुआ होगा इस धरती पर। तो आप सीक्वेंस वाइज देखोगे तो मैंने कहा 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स आया, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ आई, और अर्थ के 500 मिलियन ईयर्स के बाद, मतलब 4 बिलियन ईयर्स पहले पहली लाइफ अपीयर हुई होगी, ऐसा इमेजिन किया जाता है। तो पहला है यूनिवर्स, याद रखेंगे इन चीजों को, इन पॉइंट्स पे क्वेश्चन बनते हैं। पहले आया यूनिवर्स, फिर आई हमारी धरती, और फिर आई यहाँ पे प्रोबेबली द फर्स्ट लाइफ हैव बीन अपीयर्ड आफ्टर 500 मिलियन ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ। अर्थ के 500 मिलियन साल के बाद या 0.5 बिलियन के बाद अर्थ पे पहली लाइफ अपीयर हुई रही होगी, उससे पहले कोई लाइफ नहीं थी। इससे पहले यहाँ तक देयर वाज नो लाइफ, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती, इस यूनिवर्स में कहीं भी नहीं रहा होगा, ऐसा इमेजिन किया जाता है। और इसके लिए थियरीज जो दी गई, लोगों ने अपने अपने तरीके से सोचा होगा। अर्ली ग्रीक्स ने, फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है उस पर अगर हम फोकस करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं, मैंने आपको कहा वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। सबसे पहले कौन सी है बेटा? सबसे पहली है थियरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन वाली थियरी के बारे में बात होता है। और अगर इसको ऐसे समझो, स्पेशल क्रिएशन का मतलब ये सब कुछ स्पेशली क्रिएट किया गया है, इंटेंशनली क्रिएट किया गया है, मतलब इसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा जादूगर, बहुत बड़ा ताकतवर इंसान छिपा हुआ है। स्पेशल क्रिएशन कहती है बिलीव इन गॉड। स्पेशल क्रिएशन कहती है कि वी ऑल आर स्पेशली क्रिएटेड। कोई एवोल्यूशन जैसी चीज ही नहीं होती, भगवान ने हम सबको बनाया है, एकमात्र परमपिता परमेश्वर है, एक ही लॉर्ड है, और एक ही भगवान ने हम सभी को इस धरती पर भेजा है, बना करके अपने हाथों से रच रच के बना करके भेजा है। इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन क्रीचर हम लोग और हमारे आसपास की नेचर, एवरीथिंग, द लाइट दैट वी आर सीइंग कमिंग फ्रॉम द सनलाइट और द रेन, दैट क्लाउड्स, दैट माउंटेन, दैट रिवर, दैट सी, फिशेस, प्लांट्स, ट्रीज एंड लैंड इंक्लूडिंग यू एंड मी, एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय गॉड। तो इस धरती में जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो केवल गॉड कंट्रोल करता है, ऐसा ये थियरी कहती है। स्पेशल क्रिएशन थियरी कहती है कि वी ऑल आर क्रिएटेड एज सच, वी ऑल, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, वी ऑल आर क्रिएटेड बाय supernatural power, and that is सर्व शक्तिमान God. We all are created by supernatural power, God, as such, बिल्कुल जैसे हम दिख रहे हैं वैसे ही, मतलब इट मींस देयर वाज नो एवोल्यूशन। ये सब के सब बिना मॉडिफिकेशन के बने हैं। हम जैसे आज देख रहे हैं ये वैसे ही बने थे, अप्रोक्सीमेटली। ये थियरी कहती है 4000, एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा, ये सेकंड पेज पे, अगले पेज पे दिया हुआ है, लेकिन बस ध्यान रखना सीक्वेंस हमारा सही रहना चाहिए, हम सीक्वेंस नहीं चेंज करेंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। 4000 ईयर्स अगो गॉड हैज क्रिएटेड बाय द मटेरियल प्रेजेंट विद हिम। गॉड के पास कुछ मटेरियल था, उन्होंने 4000 साल पहले इस धरती को बनाया है, अपने हाथों से रच रच के बनाया है धरती को, और इस धरती पे पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को, इसमें कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ है। ऑल लाइफ फॉर्म जो कुछ भी जैसा हम आज देख रहे हैं ये पहले भी ऐसा था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। देयर वाज नो डिफरेंस एंड देयर विल बी नो डिफरेंस। एवरीथिंग, ऑल ऑर्गेनिज्म टुडे, all existing organisms were similar, same लिखें, same, all existing organisms living organisms were same earlier and will be same in future also.
इन फ्यूचर ऑल्सो। तो स्पेशल क्रिएशन थियरी कहती है कि भगवान ने 4000 साल पहले हम सभी लोगों को बनाया था, अर्थ को बनाया था, अर्थ पे लाइफ को क्रिएट किया था, अपने हाथों से बनाया था, इसलिए ह्यूमन ह्यूमन ही बना था, रैट रैट ही बना था, प्लांट्स प्लांट्स ही बने थे, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ, पौधे पौधे ही बने थे पहले भी और आगे भी पौधे ही रहेंगे, एनिमल एनिमल ही बना था और आगे भी एनिमल ही रहेगा, और एनिमल में भी फ्रॉग फ्रॉग ही बना था, आगे भी फ्रॉग ही रहेगा। ऐसा स्पेशल क्रिएशन थियरी कहती है। बाइबल कहती है कि 6 दिनों में गॉड ने बनाया था सुपरनैचुरल पावर। फादर सॉरेज के अकॉर्डिंग, बाइबल के अकॉर्डिंग, बाइबल ये पॉइंट जो एक्सप्लेन किए गए हैं बाइबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो एवोल्यूशनिस्ट थे वो ज्यादातर बाइबल को फॉलो करते थे, तो ये पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल फादर सॉरेज ने हॉली बुक बाइबल में ये बताया है कि गॉड हैज क्रिएटेड विद इन 6 days। अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड हैज क्रिएटेड ऑल लाइफ फॉर्म्स, एवरीथिंग जो कुछ भी हमारे आसपास का एनवायरमेंट है विद इन 6 days। केवल 6 दिनों में भगवान ने ये सब कुछ बना दिया था। भगवान को ज्यादा समय चाहिए नहीं, भगवान तो सुपरनैचुरल पावर है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट और साइंस मानती है एविडेंस, इन कहानियों के पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस ना होने की वजह से हम इस थियरी को, ज्यादातर साइंटिस्ट इस थियरी को मान नहीं पाते, इसलिए इसको एज अ पैरेलल कह रहे हैं, साइड में चलने दो। गॉड की बात है, इसमें कोई बहस नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की अपनी आस्था जुड़ी हुई है, हम इसमें कोई बहस नहीं कर सकते। हिंदू धर्म अलग कहता है, हिंदू धर्म कहता है कि सब कुछ भगवान ने ही बनाया होगा, अपने बॉडी पार्ट से बनाया होगा। मुस्लिम्स में कहते हैं अलग कहानी है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात तीनों में कॉमन है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इन चारों में सब में एक ही बात कॉमन है, सुपरनैचुरल पावर, परमपिता परमेश्वर, एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही भगवान है, उन्होंने ही सब कुछ बनाया था। सीधी बात, ये सारी हमारी ये माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया है। बहुत सारे लोग मानते भी हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते हैं, लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ना होने की वजह से इस थियरी को इससे आगे लोगों ने सोचना शुरू किया। इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं थी, इसलिए लोगों ने साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू किया कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। उसी में कुछ लोगों ने अपनी थियरी ऐड करी, कह रहे हैं कुछ लोगों ने इलॉजिकल से भी इलॉजिकल थियरी दी, लेकिन उनका उस समय अपना लॉजिक रहा होगा, उसे भी काफी लोगों ने माना था। दूसरी थियरी है थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जनरेशन की थियरी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी है ये। कह रहा है ये क्या कहती है? स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी, इसी को कहते हैं थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस। क्या कहते हैं? थियरी ऑफ अबायोजेनेसिस कहते हैं। और अबायोजेनेसिस का मतलब ही समझ लो, अबायोजेनेसिस का मतलब भी समझते चलेंगे। अबायो का मतलब विदाउट लिविंग, और स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है इट सेल्फ। स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब होता है जब कभी कोई चीज अपने आप उत्पन्न हो जाती है, इसे कहते हैं इट सेल्फ। तो थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात आई। लोगों ने कहा कि नाइल रिवर की बात करते हैं तो वहां पे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स की जो वैरायटी है, पानी को कह रहे कीचड़ के अंदर जब सनलाइट पड़ती है तो अपने आप पैदा हो जाती है। सैलमेंडर हो या कोई रेप्टाइल हो या कोई एम्फीबियन हो, कह रहे अपने आप पैदा हो जाता है जब कीचड़ में सनलाइट पड़ती है, उबाल के अपने आप पैदा कर देता है। किसी कमरे के अंदर अनाज के ढेर रखे हो, गेहूं के ढेर रखे हो, वीट के ढेर रखे हो, कह रहे उस कमरे में, अगर उस बंद कमरे के अंदर, बंद कमरे में सोचो कुछ भी नहीं, खाली अनाज है, अगर किसी किसान ने अपने पसीने से भीगी हुई शर्ट रख दी उसमें, तो चूहे अपने आप पैदा हो जाएंगे। ये इनका लॉजिक था। इलॉजिकल है, बिल्कुल इलॉजिकल है। आप ये कहना सही है कि बस एक पॉइंट करके लिख लेंगे क्या था इस थियरी का कांसेप्ट। ये थियरी कहती थी लाइफ बिना लाइफ के अपने आप पैदा हुई है, स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट हुई है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी कुछ लोगों ने ये कहानी बताई, वॉन हेलमंड का नाम यहाँ पे आता है। उन्होंने क्या कहा था कि लाइफ ऑन अर्थ was originated, कैसे आई रही होगी? originated from नॉन लिविंग मैटर, जो भी अर्थ पे नॉन लिविंग मैटर प्रेजेंट था, नॉन लिविंग मैटर इट सेल्फ अपने आप स्पॉन्टेनियसली अपने आप लाइफ पैदा हो गई रही होगी। इस धरती पे लाइफ की ओरिजिन इट सेल्फ हुई है, अपने आप हुई है, उसके पीछे कोई भी नहीं था। कह रहे किसी ने क्रिएट नहीं की है। मैंने कहा एग्जांपल भी इन्होंने कोट किया कि अगर पसीने से भीगी हुई शर्ट, अगर स्वेट से सोक्ड शर्ट को अगर हम अनाज के ढेर में रख देते हैं, जब पहले चूहे नहीं थे जिस गोडाउन में, कह रहे वहां चूहे अगर पैदा हुए होंगे तो कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो इसका मतलब उस पसीने से कुछ फ्यूम्स निकली होंगी, कुछ गैसेज निकली होंगी जो अनाज के साथ मिली होंगी और उसी से चूहे पैदा गए होंगे। कोई बात नहीं, इलॉजिकल थियरी है तो क्या हुआ, प्रणाम करते हैं, इनको आगे बढ़ना जरूरी है। आप बस याद रखेंगे लाइफ विदाउट लाइफ इटसेल्फ स्पॉन्टेनियसली आई थी, उसको अबायोजेनेसिस कहा जाता है। विदाउट लिविंग मतलब नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुई थी, स्पॉन्टेनियस आई थी, वो थियरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थी। लेकिन मैंने कहा ये भी डिस्कार्ड हो गई, फॉल्स थियरी थी। और इस फॉल्स थियरी को डिसअप्रूव किया था, पहले लोगों ने मान लिया, लेकिन इस थियरी को डिसअप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और नई थियरी आई, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। कौन सी थियरी आई? थियरी ऑफ बायोजेनेसिस की बात होती है। इन्होंने कहा कि ये अबायोजेनेसिस का कांसेप्ट बिल्कुल बेकार है। बायोजेनेसिस से लाइफ आई रही होगी, फर्स्ट लाइफ की ओरिजिन बायोजेनेटिकली हुई थी। बायोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल करेक्ट है। क्या कहा गया था इस कहानी में, देखते हैं अगले पेज पर समझते हैं कि क्या कहती है ये थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। थर्ड पॉइंट में हमारा है थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस का मतलब नाम से भी समझ आता है, बायो का मतलब लिविंग, जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन। इस कहानी में एक और टर्म ऐड करते हैं लोग, कहते हैं ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम। अब देखो आप अपनी वाली एक्स को नहीं सोचोगे, यहाँ वो कहानी एक्स की नहीं जोड़नी है आपको, ये एक्स वाइवम है तो मीनिंग एक्स का वही, यहाँ भी जो पहले कभी था या थी उसी को एक्स कहते हैं, जो पहले कभी था या थी वो अब नहीं है उसी को एक्स कहते हैं। तो उसी कहानी से इन्होंने भी कहा ओमनिस वाइवम एक्स वाइवम, और कहा कि ओमनिस मतलब ओरिजिन, वाइवम मतलब लिविंग, एक्स का मतलब प्री एग्जिस्टिंग, वाइवम मतलब लाइफ। तो इन्होंने इस थियरी के अकॉर्डिंग बताया, कहा कि ऑल टुडेज लाइफ फॉर्म्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, all life forms on earth originated from the pre-existing life, जो यहां पहले रहते थे अब नहीं है। कह रहे उन लोगों ने जो पहले रहते थे, उन लोगों ने क्या किया कि आज की लाइफ को ओरिजिनेट किया है। जो भी लाइफ हम देख रहे हैं उनकी ओरिजिन प्री फॉर्म से ही हुई है, प्री फॉर्म से हुई है। ऐसा इन्होंने कहा अबायोजेनिक ओरिजिन मींस देयर इज नो स्पॉन्टेनियस जनरेशन, देयर इज नो अबायोजेनेसिस। इस थियरी के हिसाब से देयर इज नो अबायोजेनेसिस।
अबायोजेनेटिकली लाइफ नहीं आ सकती। इनका मेन कंसेप्ट यही था और इन्होंने इसीलिए एक्सपेरिमेंटली डिसअप्रूव करने की कोशिश की। इस थियरी में कुछ साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट करके एक्सपेरिमेंटल डिसअप्रूवल किया। सम साइंटिस्ट्स हैव परफॉर्म्ड experiments to disapprove the theory of spontaneous generation। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थियरी को डिसअप्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट तक कर डाले लोगों ने। सम साइंटिस्ट्स हैव परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स टू डिसअप्रूव द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को गलत साबित करने के लिए लोगों ने एक्सपेरिमेंट तक किए और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया, कहा कि मैं जो है ये सही नहीं मानता कि जो अबायोजेनेसिस है वो सही है, स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकती लाइफ। उसमें से 3 एक्सपेरिमेंट है। एक जो किया था आपका वो किया गया था 17th सेंचुरी में एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो था एक्सपेरिमेंट फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट था, सेकंड एक्सपेरिमेंट जो किया गया था वो था आपका 18th सेंचुरी में किया गया था। और 18th सेंचुरी में जिन्होंने किया था उनका नाम था लैज़ारो स्पलैंजेनी। क्या नाम था? लैज़ारो स्पलैंजेनी नाम था। लेकिन सबसे बड़ा लैंडमार्क था वो 19th सेंचुरी में किया था। वो 19th सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट किया था लिविस पास्चर का एक्सपेरिमेंट जो था वो था सबसे बड़ा लैंडमार्क। इस थियरी को टोटली डिसअप्रूव कर दिया अबायोजेनेसिस को, कि लाइफ अबायोजेनिकली बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पॉन्टेनियसली आ सकती है, कीड़े मकोड़ों से लाइफ आ सकती है। उसको इन्होंने स्ट्रांग डिसअप्रूव किया था, अपोज किया था। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हिच थियरी हैव स्ट्रांगली अपोजिशन विद द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो वहां पे आप ध्यान रखोगे इस थियरी का नाम ये थी बायोजेनेसिस, जो कि फ्रांसिस्को रेड्डी से लेकर के पास्चर तक का एक्सपेरिमेंट, जो कि सबसे फेमस हुआ था पास्चर का एक्सपेरिमेंट। पास्चर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था आप लिख सकते हो इसके बारे में, लिविस पास्चर यूज्ड स्वैन नेक्ड एस शेप का एक फ्लास्क यूज किया था, स्वैन नेक्ड फ्लास्क यूज किया था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा एस शेप या स्वान नेक फ्लास्क किसने यूज किया था? आप बताओगे लिविस पास्चर ने किया था। लिविस पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क को इन्होंने ओपन छोड़ा, कंटामिनेटेड। ये देखो, पहले इन्होंने एक फ्लास्क लिया, इसके अंदर न्यूट्रिएंट मटेरियल लिया, इन्होंने न्यूट्रिएंट मटेरियल किल्ड ईस्ट लिए और यहां पे इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार किया और इसको बॉयल किया, अच्छे से उबाल दिया। कह रहे अच्छे से उबालने के बाद इन्होंने जब देखा, कह रहे इन्हें इसको प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, इन्होंने प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, ऐसा फ्लास्क जो पहले से पूरी तरह से स्टेरिलाइज्ड था, पूरी तरह से कंटामिनेंट फ्री था, मतलब एक ऐसा फ्लास्क जिसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, कोई भी माइक्रोब की प्रेजेंस नहीं है, उस फ्लास्क का इस्तेमाल किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ध्यान से देखें, कह रहे एक इन्होंने यूज किया ये एस शेप का एक स्वान नेक फ्लास्क। ये देखो एक फ्लास्क लिया इन्होंने जो कि स्वान नेक वाला है। कैसा है ये है एस शेप की गर्दन बना दी। कह रहे दोनों में न्यूट्रिएंट मीडियम एक ही है, किल्ड ईस्ट लिया है। ये दोनों प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क थे और इन प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क में इन्होंने किल्ड ईस्ट का बॉयल करके मटेरियल ले लिया, किल्ड ईस्ट को बॉयल करके इन दोनों फ्लास्क में रख लिया, इन दोनों फ्लास्क में न्यूट्रिएंट तैयार करके किल्ड ईस्ट को यहां पे रख लिया। इधर दोनों को फिर बॉयल किया, इन दोनों को उबाल दिया, इसे भी दोनों को उबाल दिया। देखो मैंने लगा दी इधर से, इधर मैंने स्पिरिट लैंप लगा दिया उबालने के लिए, इस पे भी स्पिरिट लैंप लगा दो, इसको भी उबाल दो, इसको हमने उबाल दिया। कह रहे पहले से ही स्टेरिलाइज था, उसके अंदर किल्ड ईस्ट डाला, उबाल दिया इसको और उबलने के बाद इसे छोड़ दिया, बुझा दिया। अब कह रहे हैं यहां से वेपर से निकले और वेपर निकल करके खत्म हो गई कहानी। अब हमने इसको छोड़ दिया ठंडा होने के लिए, ठंडा हो जा भाई तू, अब तू ठंडा हो जा, ये भी ठंडा हो रहा है। अब कुछ दिनों के बाद आकर के जब पास्चर ने देखा तो देखा कि जो पहला वाला केस था, केस नंबर 1 जो था, ये जो ए वाला था, यहाँ पे इस किल्ड ईस्ट के अंदर कोई नए लाइफ फॉर्म्स या माइक्रोब की अपीयरेंस नहीं होती है, नो माइक्रोब्स अपीयर्ड, इसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं अपीयर हुए। सॉरी, केस नंबर ए में जब देखा, जो ओपन फ्लास्क छोड़ा, ये वाला ओपन फ्लास्क है बेटा, ए वाला जो फ्लास्क है वो ओपन फ्लास्क है और इस ओपन फ्लास्क में एयर के साथ सीधा संपर्क है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एयर में खुला हुआ है, तो इस एयर के थ्रू इसके अंदर बैक्टीरिया की एंट्री होती है और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरिया आकर के इस फ्लास्क के अंदर किल्ड ईस्ट के ऊपर फीड करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। इसका मतलब यहाँ माइक्रोब्स अपीयर हो गए। क्या अपीयर हो गए? माइक्रोब्स अपीयर कर गए। उसमें जो खुला वाले में माइक्रोब्स अपीयर कर गए, लेकिन ये जो एस शेप का टेढ़ा मेढ़ा बनाया है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा बनाने का मतलब क्या है कि माइक्रोब्स जो थे, वो जो माइक्रोब थे, आधे माइक्रोब यहाँ ट्रैप हो गए, आधे माइक्रोब यहाँ ट्रैप हो गए, आधे में यहाँ ट्रैप हो गए। कह रहे इस बैंड में माइक्रोब ट्रैप हो गए, माइक्रोब यहाँ तक पहुंचे ही नहीं। तो कह रहे हैं इस वाले फ्लास्क में जो एस शेप का फ्लास्क था, स्वान नेक जिसको हम कह रहे हैं, स्वान नेक फ्लास्क जिसको कह रहे हो आप, ये जो स्वान नेक फ्लास्क है, इस फ्लास्क में यहाँ पे बेंड्स की वजह से बैक्टीरिया जो एयर के थ्रू आए भी वो यहीं चिपक गए, न्यूट्रिएंट तक नहीं पहुंचे, इसलिए इस वाले न्यूट्रिएंट में नो माइक्रोब्स अपीयर्ड, इस वाले एरिया में माइक्रोब्स की अपीयरेंस नहीं हुई, नो माइक्रोब, यहाँ लाइफ नहीं आई। तो इससे इन्होंने प्रूव कर दिया कि अगर लाइफ यहाँ आ सकती है और लाइफ स्पॉन्टेनियस होगी, लाइफ अगर अपने आप पैदा होनी थी तो इधर भी पैदा होती, इधर भी पैदा होती। इस वाले किल्ड ईस्ट में माइक्रोब्स अगर अपने आप पैदा हो सकते हैं तो इसमें भी किल्ड ईस्ट वाले एरिया में माइक्रोब्स अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसको इन्होंने कंक्लूड किया, कहा कि जिसका संपर्क जो सीधा एयर के संपर्क में है, एयर से माइक्रोब आए, प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब ने ही न्यू माइक्रोब बनाए, जहां पे प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब नहीं पहुंचा वहां पे लाइफ नहीं आई। तो ऑलवेज द लाइफ, कह रहे माइक्रोब अपीयर होने के लिए जो न्यू लाइफ है, उस न्यू लाइफ को लाने के लिए हमेशा अकॉर्डिंग टू पास्चर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ चाहिए। ये था पास्चर का कंसेप्ट। लाइफ स्पॉन्टेनियस नहीं है, ये कहानी यहां से सीधी क्लियर हो जाती है।
और डिसअप्रूव हो जाती है वो थियरी जो इन्होंने अबायोजेनेसिस में बताई थी। तो अबायोजेनेसिस को डिसअप्रूव किया। पास्चर का एक्सपेरिमेंट श्वान नेक फ्लास्क का था जो बहुत ही फेमस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क का इस्तेमाल किया था इन्होंने। प्री स्टेरिलाइज्ड का मतलब उसको पहले से ही कंटामिनेशन फ्री, माइक्रोब फ्री कर दिया था, मतलब ही यूज्ड प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क। प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क माइक्रोब फ्री, उसमें कोई माइक्रोब पहले से नहीं थे, उसमें न्यूट्रिएंट डाला, उसे बॉयल किया और फिर देखा कुछ दिनों के बाद की लाइफ कहां आती है। लेकिन पास्चर फंस गए। पास्चर खुद ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि पहली लाइफ कहां से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि आप देखो अगर न्यू लाइफ प्री एग्जिस्टिंग से आई है तो ये जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ की बात हो रही है ये कहां से आई होगी, ये पहली लाइफ कहां से आई होगी। इसलिए पास्चर की थियरी भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। भले ही अबायोजेनेसिस को इसने फेल कर दिया, अबायोजेनेसिस को इसने फेल कर दिया, लेकिन खुद ये नहीं बता पाती कि पहली लाइफ कहां से आई है। दिस थियरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन, थियरी ऑफ बायोजेनेसिस इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर द फर्स्ट लाइफ केम। पहली लाइफ कहां से आई है इसका कोई आइडिया नहीं था, ये इस थियरी का ड्रॉबैक था। नो आइडिया ऑफ द फर्स्ट लाइफ, इसलिए इस थियरी को भी डिस्कार्ड किया गया। इस थियरी को भी नहीं माना गया इस मामले में कि पहली थियरी कहां से आई, पहली लाइफ कहां से आई थी। फेल हो गई ये कहानी। लेकिन बायोजेनेसिस अबायोजेनेसिस को डिस्कार्ड करती है, एक सिरे से नकार देती है, कहती है गलत है ये। अब आगे अब आगे की कहानी, जो दो और थियरीज है दोनों भले ही गलत हैं, पढ़ना तो हमें दोनों ही पड़ेगा। एक थियरी है पैनस्पर्मिया की, थियरी ऑफ पैनस्पर्मिया। एक है पैनस्पर्मिया और एक है जिसे कहते हैं थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। ये भी रॉन्ग थियरी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ लाइफ, लेकिन हमें इन दोनों को भी थोड़े बहुत इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। फटाक से समझ लेते हैं, उसके बाद सबसे मेन थियरी जो थी जो कि एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है उसको पढ़ते हैं, ओपेरिन एंड हेल्डेन थियरी के बारे में। पैनस्पर्मिया कहती है कि भाई सारी कंफ्यूजन दूर करो यार, ये सब चीजें ठीक नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं सबसे बढ़िया चीज है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी जिसे अर्हीनियस ने दिया था, जिन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द लाइफ ऑन अर्थ जो हमारा प्लेनेट है इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन ओरिजिन। अब देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन की लाइफ बताया। इन्होंने कहा दैट इज इट केम फ्रॉम अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट से आई है भाई साहब। अर्थ पे लाइफ जो है पहले थी ही नहीं, दूसरे प्लैनेट से आई है, अदर प्लैनेट्स आई है इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स के फॉर्म में आई है। मतलब किसी और जगह पे लाइफ थी, उससे स्पोर्स के फॉर्म में धरती पे स्पोर्स आए होंगे, या फिर उस जगह से स्पोर्स आए होंगे, माइक्रोब्स के कंपोनेंट्स आए होंगे, या फिर स्पर्म और ओवा आए होंगे, गैमीट्स आए होंगे। किसी और प्लेनेट से स्पोर्स या गैमीट्स के फॉर्म में आई होगी, जिन्हें हम कहते हैं कॉल्ड पैनस्पर्मिया। क्या कहते हैं उन्हें? कहते हैं पैनस्पर्मिया। उन्हें कहते हैं पैनस्पर्मिया। जिस फॉर्म में धरती पे लाइफ आई होगी, वो सारे केमिकल, वो सारे मटेरियल या वो सारे मसाले जो आए होंगे वो किसी और प्लेनेट से आए। मतलब सीधा क्यों नहीं कहते कि हम भी बकवास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये है कोई और प्लेनेट, अदर प्लेनेट। और ये रही हमारी अर्थ, ये रही हमारी प्यारी अर्थ, ये रही हमारी प्यारी अर्थ प्लेनेट। अरे आपका सवाल है अर्थ पे लाइफ आई थी, कब आई थी? तो कह रहे अर्थ पे लाइफ आई थी किसी और प्लेनेट से आई थी। सीधा जवाब है यार किसी और प्लेनेट से यहाँ एग्जिस्टिंग लाइफ थी, यहाँ लाइफ थी प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म में, और यहाँ से लाइफ आई अर्थ पे। किस फॉर्म में आई? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। किस फॉर्म में आई? इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स। इन्हीं स्पोर्स को कहा गया था पैनस्पर्मिया। तो ये पैनस्पर्मिया के फॉर्म में अर्थ पे आई थी। प्रणाम करो आप सभी लोग इनको। इन्होंने कहा किसी और प्लेनेट से आई थी, सारा झगड़ा ही खत्म। धरती पे लाइफ ना अबायोजेनिक थी ना बायोजेनिक थी, किसी और प्लेनेट से आई थी। एक प्लेनेट पे बनी हुई लाइफ रही होगी, वहीं से आ गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आप सोच के देखो, क्वेश्चन अभी भी वही है, इस प्लेनेट पे कहां से आई होगी? तो कह रहे इस पे किसी और प्लेनेट से आई होगी। अच्छा जी, इस पे किसी और से आई होगी। इस प्लेनेट पे कहां से आई होगी? इस पे कहीं और से आई होगी। इसका मतलब सवाल अभी भी वही है, पहली लाइफ कहां से आई थी ये भी नहीं बता पा रहे हमें। इसलिए इस थ्योरी को भी हम केवल एक लाइन में पढ़ते हैं कि पैनस्पर्मिया का ये मतलब होता है। ये थ्योरी कहती है कि लाइफ जो अर्थ पे है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन है, वो किसी और प्लेनेट से आई हुई है। अर्थ पे अपनी लाइफ थी ही नहीं, किसी और ने इसे भेजा है, किसी और प्लेनेट ने इसे शक्ति के रूप में भेजा और फिर धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व हुई है। इसलिए इस थियरी को पैनस्पर्मिया को भी डिस्कार्ड किया जाता है। पहली लाइफ कहां से आई इसका कोई आइडिया यहां पे नहीं लगता। फिर आता है थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म व्हिच इज बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है बेस्ड अपॉन द स्टडी ऑफ फॉसिल। ये फॉसिल के अध्ययन पर आधारित है। जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल्स, जो रिमेन्स होते हैं एनिमल्स के, जो बॉडी के हार्ड पार्ट्स या केवल बॉडी का फुटप्रिंट मिल जाए, शेप मिल जाए, उस पर आधारित था ये। इन्होंने कहा कि लाइफ जो अर्थ पे आई है, पुराने खत्म होते हैं, दूसरे आते हैं। इनकी भी कहानी अजीब है। इन्होंने कहा लाइफ ऑन अर्थ प्लैनेट केम और ओरिजिनेटेड, लाइफ ऑन अर्थ originated by replacing जो पहले एग्जिस्ट करते थे उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग द प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म्स को रिप्लेस कर देते हैं आफ्टर द नेचुरल कैलामिटीज। जब नेचुरल कैलामिटीज आती हैं, जब आती हैं या कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स जब होती हैं, जब भूचाल आता है धरती पर, जब धरती डोलने लगती है, तो यहाँ की जो पुरानी लाइफ होती है वो मरने लगती है। तो इन्होंने कहा कि पुरानी लाइफ एक्सटिंक्ट हो गई जब धरती पे कई बार, जितनी बार भी कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स आई होगी, जब धरती पर सुनामी आई होगी, जब धरती पर बवंडर भूचाल आया होगा, तो पुरानी लाइफ खत्म हो गई होगी, नई लाइफ आई होगी। पुरानी खत्म नहीं आई, लाइफ अपने आप पुरानी से नई में कन्वर्ट हो रही है, रिन्यू कर रही है अपने आप को, अपना डेटा रिचार्ज कर रही है और नई लाइफ बना रही है। क्या ये भी संभव था? क्या इसको भी डिस्कार्ड कर दिया गया? क्योंकि ये भी नहीं बता पाती कि पहली लाइफ कहां से आई है। ये बेस्ड थी फॉसिल की स्टडी पे। इन्होंने कहा फॉसिल का अध्ययन ये बताता है कि पुराने वाले पहाड़ों पत्थरों के नीचे दब गए, उनके बाद नए वाले अपने आप ओरिजिनेट हुए होंगे। कहां से आए, कैसे आए, उसको ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। इसलिए ये सारी थियरी जो हमने पढ़ी, या तो किसी के पास क्लियर एविडेंस नहीं था, या तो ये बात एक्सप्लेन करने में असमर्थ थी कि एक्चुअल में पहली लाइफ कहां से आई है। इसलिए इन सारी थियरीज को डिस्कार्ड कर दिया गया, सारी थियरीज को यहां से निकाल दिया गया। एनसीईआरटी में हम भले इन सारी थियरीज को पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इन थियरीज का अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी थियरी फेल हो जाती है पहली लाइफ की ओरिजिन में। इसलिए हम इसे हटाएंगे और पढ़ेंगे जो एक्चुअल थियरी थी, जो एक्चुअल थियरी हम उसके बारे में बात करेंगे। थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसे हम ओपेरिन एंड हेल्डेन थियरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपेरिन
एंड हेल्डेन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको यहां याद रखना है, ओपैरिन एंड हेल्डेन थियरी का जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना है वो ये है कि दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी या द थियरी व्हिच वाज एक्सेप्टेड बाय मेनी साइंटिस्ट्स। मेनी एवोल्यूशनिस्ट्स ने इस थियरी को सपोर्ट किया और बताया कि इस थियरी को हम सही मान सकते हैं, एक्यूरेट मान सकते हैं। ये थियरी कहती है अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू, अच्छा इसमें एक चीज और क्वेश्चन में आ सकता है, कभी मान लो आपको ये रहे तो आप याद रख सकते हो, रशियन बायोकेमिस्ट ओपैरिन जो थे वो रशियन बायोकेमिस्ट थे, रशिया से थे, और इंग्लैंड से जो थे वो थे जेबीएस हेल्डेन। तो इनका नाम कभी मान लो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे, एक रीडिंग जरूर कर लो, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, बाई चांस पूछा जा सकता है, वैसे तो नहीं आना चाहिए, लेकिन बाई चांस अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए। बट पॉइंट क्या है इसमें थियरी के हिसाब से, ये थियरी एक्सप्लेन करती है कीमोजेनेसिस के बारे में, कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। इन्होंने बताया कि लाइफ की जो ओरिजिन है कीमोजेनिक ओरिजिन होती है, लाइफ कीमोजेनिकली ओरिजिनेट हुई है, केमिकल रिएक्शन से हुई है, दैट इज इवॉल्व ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। जिससे हुई है, ये इवॉल्व हुई है केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, केमिकल रिएक्शंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ। प्रिमिटिव कंडीशन में, प्रिमिटिव अर्थ पे जो केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, प्रिमिटिव कंडीशन जो बनी थी उसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल्स आपस में कंबाइन हुए होंगे। वो जो केमिकल्स पहले बने होंगे, जो सिंपलेस्ट केमिकल्स बने होंगे, जो सिंपलेस्ट केमिकल्स रहे होंगे, जो सिंपलेस्ट केमिकल्स रहे होंगे, जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन एंड हीलियम रहा होगा, फिर धीरे धीरे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, कह रहे पहले कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था धरती पे, कह रहे यही बेसिक सिंपल केमिकल्स जो थे, ये बेसिक सिंपल केमिकल्स बने रहे होंगे। इन्हीं केमिकल्स ने, सबसे पहले जो केमिकल एलिमेंट्स थे, इन केमिकल्स ने वाटर को, यहाँ पे इन्होंने वाटर वेपर्स बनाए होंगे, या वाटर बनाया होगा, अमोनिया बनाया होगा, मीथेन बनाया होगा, कह रहे ये सिंपल केमिकल्स बने होंगे, HCN बना होगा, मतलब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, पहले बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल्स बने होंगे, और इन्हीं सिंपल मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस के बाद बने होंगे कई सारे ऑर्गेनिक, जो शुगर्स की अगर हम बात करें, जो कह रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, एसिड्स बनी होंगी, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे, जैसे कि शुगर्स बनी होंगी, जैसे कि फैटी एसिड्स बनी होंगी, जैसे कि अमाइनो एसिड्स बनी होंगी, यानी ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे। और जब ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे, उसके बाद इन्हीं से बने होंगे कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स। पहले माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने, फिर कॉम्प्लेक्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स बने होंगे। इन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बनने के बाद ही स्टार्ट हुआ होगा ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स, या तो पॉलीसैकेराइड रहे होंगे, या फिर ये प्रोटीन्स रही होंगी, या फिर ये आरएनए रहे होंगे, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बने होंगे, ये बड़े बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे जो आज हमारी सेल में पाए जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आपने पढ़ा हुआ है, ये सीक्वेंस देखो और समझो। किसी भी लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम लाइफ की बात करते हैं, फर्स्ट लाइफ की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एक सेल की बात करते हैं, तो सेल के अंदर पाए जाते हैं क्या, सेल की मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और उन्हीं मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बेसिक कंपोनेंट। जैसे कि अगर हम बात करें मैक्रोमॉलिक्यूल्स, तो पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड्स पाई जाती हैं, और जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स की बात करें तो शुगर, अमीनो एसिड्स, वाटर पाया जाता है। उन्हीं के पीछे देखोगे तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर दिखाई देगा। इन्हीं मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शंस की वजह से जब प्रिमिटिव अर्थ पे ऐसा माहौल बना होगा, ये केमिकल रिएक्शंस हुई होंगी, तभी जाकर के फर्स्ट लाइफ आई होगी। इसी को सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थियरी माना जाता है फर्स्ट लाइफ की ओरिजिन का, ओपैरिन हेल्डेन थियरी, जो कि रशियन बायोकेमिस्ट और इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन दोनों लोगों ने इन कहानियों को बताया था। और इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए एक और कहानी इसमें आती है, स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैनले मिलर का, एनसीईआरटी में भी चित्र दिया हुआ एक्सपेरिमेंट का, मिलर्स एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला पॉइंट जो इसमें करेक्ट है, जो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, कि इस स्टैनली मिलर का एक्सपेरिमेंट है, इसका काम, इसका जो पर्पस था वो था टू डेमोन्स्ट्रेट, पहली चीज मैं लिखता हूं, इन फेवर ऑफ ओपैरिन हेल्डेन थियरी, इन फेवर ऑफ ओपैरिन हेल्डेन थियरी, ओपैरिन एंड हेल्डेन थियरी के फेवर में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ओपैरिन हेल्डेन थियरी के फेवर में काम किया था इन्होंने। इन 1953 स्टैनले मिलर परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या किया था इन्होंने, कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सप्लेन किया था, कीमोजेनिक ओरिजिन ऑफ लाइफ को इन्होंने एक्सप्लेन किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट फेवर में था ओपैरिन हेल्डेन थियरी के। इन्होंने यूज किया था बाय यूजिंग द ऑपरेटस, जिसका नाम था स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस, स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस नाम था जिस ऑपरेटस का इस्तेमाल इन्होंने किया था। एक स्पार्क चैम्बर बना करके इन्होंने केमिकल रिएक्शंस करा के कुछ दिनों में ही इन्होंने प्रोड्यूस कर लिया था अमीनो एसिड्स को। ये बेसिस देता है ये कंसेप्ट का कि लाइफ की ओरिजिन क्यों नहीं हो सकती। अगर लैब में हम अमीनो एसिड को बना सकते हैं, लैब में हम केमिकल्स को बना सकते हैं, तो क्यों नहीं ऐसा हुआ प्रिमिटिव अर्थ पे जब टेंपरेचर बहुत हाई रहा होगा, बिजली कड़कती रही होगी, वाटर वेपर फॉर्म में रहा होगा, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, मीथेन जैसे केमिकल्स पहले रहे होंगे, तो क्यों नहीं ऐसा होगा इन मॉलिक्यूल्स के आपस में इकट्ठे होने की वजह से अमीनो एसिड बनी हो, अमीनो एसिड से प्रोटीन और प्रोटीन से लाइफ आई हो। तो इस लाइफ के पीछे इन्होंने सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन किया था, स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस का इस्तेमाल जो इन्होंने किया था, उस स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस को अगर हम यूज करते हैं, अगर हम स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस की बात करते हैं, अगर आप देखोगे तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाता हूं। अब देखोगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था इनका, वो दिखाता हूं मैं आपको, देखो जरा ध्यान से। ये देखते हैं हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो कैसा इनका था, उसी को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको एक चित्र बना के दिखा देता हूं। सिंपल सा चित्र है, बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने का नहीं है कुछ भी। इसको आप नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, एनसीईआरटी में, आपके एनसीईआरटी में इसका एक सिंपल सा चित्र दिया हुआ है, सिंपल सा डायग्राम एक दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की टेंशन या तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मेहनत करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आपको एकदम निश्चिंत होकर के बस खाली समझ लेना है। ये लिया छोटा फ्लास्क, ये लिया छोटा फ्लास्क, ये है इनका छोटी मटकी, छोटा फ्लास्क है। ये क्या है, ये छोटी गगरी है, छोटा फ्लास्क है। इस छोटे से फ्लास्क में इन्होंने वाटर लिया है, पानी लिया है, छोटे फ्लास्क में पानी लिया है एक तरफ से इन्होंने।
इस छोटे से फ्लास्क में पानी लिया है और इधर से कनेक्ट किया है वैक्यूम पंप से। किससे कनेक्ट किया है? इससे कनेक्ट किया है वैक्यूम पंप से, ताकि हम ये जो रिएक्शन करा रहे हैं वो वैक्यूम में कर रहे हैं, वैक्यूम में कर रहे हैं। यहाँ वाटर लिया और इस पानी को हम इधर से बॉयल करेंगे, हीट करेंगे पानी को। यहाँ से ये बॉयल करने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया स्टैंड और यहाँ पे लगा दी है आग, मशाल जला दी है। ये मशाल हमने जला दी है और ये मशाल जलती रहेगी। यहाँ से लालटेन जला, धुआं निकला, वाटर वेपर निकले। ये वाटर वेपर यहाँ से उड़ते हुए इस पाइप से धुएं से वैक्यूम के अंदर होते हुए पहुंचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे मिलेगा इनको एक बड़ा सा घड़ा, एक बड़ा सा घड़ा मिलेगा। ये बिग फ्लास्क है, इस बिग फ्लास्क से इसको कनेक्ट कर दिया गया है ताकि ये वाटर वेपर जो है वो यहाँ से आकर के इसके अंदर निकल जाए। ये वाटर वेपर यहाँ जाएगा, ये वाटर वेपर यहाँ जाएगा। इस घड़े का मुंह हम खोलेंगे दूसरी तरफ। इस घड़े को हमने किधर खोल दिया? इस घड़े को हमने खोल दिया दूसरे साइड में, यहाँ पे। ये है इस बड़े वाले फ्लास्क का मुखड़ा। ये बड़ा फ्लास्क कनेक्टेड है फिर एक ट्यूब से। ये बड़ा वाला जो फ्लास्क है ये कनेक्टेड है इधर यू शेप की दूसरी ट्यूब से। अरे भाई ये कलर लगाते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसे कनेक्ट किया एक और ट्यूब से। इस ट्यूब का ट्यूब से ट्यूब मिलाया जा रहा है यहाँ पे, यहाँ मर्ज, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा कैसा हो रहा है भाई। चलो अब वही क्या लगा, ये हमारी ट्यूब जनरेट हो गई। चलो अब ये देखोगे आप, ये हमने बना लिया एक्सपेरिमेंटल, पूरा एक्सपेरिमेंटल खेला बना लिया है। अब हमारा खेला पूरा सेटअप तैयार है। यहाँ से हमने यहाँ इसको टैप से कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसको जब खोलें तो इससे टैप कर सकें, बाहर निकाल सकें। इधर हमने स्पार्क डिस्चार्ज चैम्बर बनाई हुई है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और इसी इलेक्ट्रोड में जो बिजली कड़केगी यहाँ पे स्पार्क होगा। इस चैम्बर का नाम है स्पार्क चैम्बर। क्या नाम है? इस चैम्बर का नाम है स्पार्क चैम्बर। यहाँ पे स्पार्क चैम्बर है, यहाँ स्पार्क होगा। और इसी स्पार्क के अंदर, इस चैम्बर के अंदर क्या क्या केमिकल है आप देखें। कह रहे वाटर वेपर तो यहाँ से आ गया। क्या आ गया? वाटर वेपर जो है वो आ गया यहाँ से। वाटर वेपर आ गया ऊपर से उबलता हुआ पानी। और कह रहे हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमने लगा दिए इलेक्ट्रोड्स। क्या लगा दिए? इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। और इधर आया पानी। कह रहे इसमें और क्या रखा था हमने फ्लास्क में? हमने मीथेन लिया था, हमने अमोनिया भी लिया था। प्रिमिटिव वर्क पे यही गैसेज रही होंगी ऐसा माना गया। और हाइड्रोजन रहा होगा, ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं थी तो हमने वाटर वेपर लिया, CH4 अमोनिया और हाइड्रोजन लिया। कह रहे इनको इस स्पार्क चैम्बर के अंदर करीब 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रिक स्पार्क करा तो इसमें करंट डाली, 75,000 वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट डाली। 75,000 वोल्ट का यहाँ पे स्पार्क किया। और स्पार्क से जब यहाँ डिस्चार्ज हुआ तो कह रहे इसके बाद मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करना शुरू किए। इधर से हमने इसे कनेक्ट कर दिया था कंडेंसर से। इधर से हमने कंडेंसर लगा दिया था ताकि इसे ठंडा किया जाए, कूल किया जाए। इस रिएक्शन के बाद जो केमिकल बनेगा उससे कूलिंग की जाएगी, जो ठंडा पानी होगा। यानी यहाँ से वाटर इन और वहां से वाटर आउट। ये है कंडेंसर। क्या है ये है कंडेंसर। तो छोटे फ्लास्क में हमने लिया पानी, इसमें लगाया वाटर, वाटर उबला, वेपर यहाँ से निकले, वेपर यहाँ गए, रिएक्शन हुई। याद रखेंगे ये रेशियो जो मैंने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो जो मैंने बताया है इसका CH4NH3H2 का जो रेशियो लिया था इन्होंने 2:1:2 का रेशियो लिया था। CH4 का 2 अमाउंट, NH3 का 1 अमाउंट और H2 का 2 अमाउंट, मतलब 2:1:2 का रेशियो लिया था इन तीनों का। और 75,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट, 800 डिग्री टेंपरेचर, मतलब हाई टेंपरेचर विद स्पार्क लाइटनिंग मिक्स किया, कंडेंसर लगाया। तो कह रहे हैं अब यहाँ जो यू शेप की ट्यूब दिख रही है, यहाँ पे रेड कलर का हॉट डाइल्यूट मटेरियल, कह रहे हैं यहाँ पे रेड कलर का मटेरियल इन्हें मिला। ये जो रेड कलर का मटेरियल यहाँ पे इन्हें मिला है, रेड कलर्ड जो सूप मिला है यहाँ पे, हॉट डाइल्यूट सूप कहा था इसी को हेल्डेन ने। ये था मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर था जिसमें मेनली इन्हें मिला, मेनली ग्लाइसिन मिला, एलेनिन मिला और यहाँ पे मिला एस्पार्टिक एसिड जैसा केमिकल। यानी ये सारा मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड मिली। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये प्रूव कर दिया कि भाई हम कुछ दिनों में, मतलब लगभग 3 हफ्ते के एक्सपेरिमेंट में, 2 से 3 हफ्ते, 14 से 18 या 21 दिन के बीच में अगर हम इतने सारे केमिकल्स को बना सकते हैं तो मिलियंस ऑफ द ईयर्स में सिमिलर टाइप की कंडीशन जब नेचर में रही होगी तो क्यों नहीं ऐसा हुआ होगा। ये तो हमने लैब में किया है, तो नेचर में क्यों नहीं ऐसा किया होगा। नेचर में तो ऐसा पॉसिबल है कि ये अमीनो एसिड्स, उस समय जो ओशन था वो उस समय रिजर्वायर का काम कर रहा होगा, वहां पे ओशन के अंदर वो जो पानी गर्म पानी रहा होगा, वहां पे केमिकल्स आपस में मिल रहे होंगे और उसी से फाइनली लाइफ की ओरिजिन हुई होगी। पहले अमीनो एसिड बनी, पॉलीसैकेराइड प्रोटीन्स बने, इन सबका मिक्सचर बना और इन्हीं से फर्स्ट लाइफ अपीयर हुई होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है, ऐसा एवोल्यूशन की थ्योरी में लिखा है। तो कहानी में कुछ ये याद रखना है आपको बेटा जी, कहानी में आपको ये याद रखना है बेटा जी कि जो लाइफ में जो कुछ भी पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, लाइफ में जो कोई भी पॉइंट आप पढ़ रहे हो, ओपैरिन हेल्डेन की थियरी में जो कुछ भी लिखा है, ओपैरिन एंड हेल्डेन की थियरी जो कर रही है उसको एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दिया था इन्होंने, जिनका नाम था मिलर, स्टैनले मिलर। इनकी कहानी से ये प्रूव हो जाता था कि भाई लाइफ केमिकल रिएक्शन से हुई थी। पहले मिक्सचर ऑफ द केमिकल जो रिएक्शंस में जो पहले मिक्सचर हुआ, जो केमिकल रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के दौरान ऐसे केमिकल्स बने होंगे जिन्होंने लाइफ को ओरिजिनेट किया था। तो दिस वाज द मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय मिलर। तो ये जो डायग्राम हम यहाँ बना रखे हैं ये है मिलर के एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, मिलर्स एक्सपेरिमेंट सेटअप है ये। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इस कहानी के आगे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी में लिखे गए हर पॉइंट को अंडरलाइन करेंगे जहां जहां इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। आज के लिए फिलहाल आपके लिए इतना ही रहेगा। जाते जाते हम होमवर्क लेते जाएंगे बेटा जी, जाते जाते होमवर्क लेते जाएंगे। आज आपको ज्यादा होमवर्क नहीं दिया, केवल 15 सवाल लगाने एक्सरसाइज से, बाकी आपको पिछले चैप्टर के भी काम करना ही है, रिवीजन करना ही है, और क्लास नोट्स और एनसीईआरटी तो करना ही करना है। डीपीपी आपके लिए मैंडेटरी। ये सारे कुछ ऐसे वर्क हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे करने हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो सीक्वेंस फॉलो करना मैंने आपको बता दिया। पहले क्या करना है, आपको कहां से शुरू करनी है, वो सारी कहानी आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताई। आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ में आपको सीक्वेंस देख करके चलना है। पहले यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर के समझना है, फिर आता है आपकी अर्थ की ओरिजिन का, फिर आता है फर्स्ट लाइफ का।
फिर आती है ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो थियरीज आपको बताई उसमें सबसे ज्यादा थियरी है, सबसे फेमस थियरी है वो है एआई ओपेरिन की थियरी, जिसको फेवर किया था हेल्डेन ने भी। तो ओपेरिन एंड हेल्डेन थियरी कहते हैं, जो कि मोस्ट फेवर्ड थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद भी रखना पड़ेगा, और साथ में इन्हें फेवर करने वाला एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो यहीं पे आपकी कहानी आज खत्म हो जाएगी, लेकिन जाते जाते आपके लिए लास्ट डे है, लास्ट टाइम है, टुडे इज द लास्ट डे, 1 डे टू गो। आपके पास एक मैसेज है, रियल टेस्ट अगर अब तक भी आपने अभी तक नहीं किया है, अगर रियल टेस्ट का फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो आज आपके पास आखिरी मौका है, आज आपके पास आखिरी दिन है, लास्ट डेट है। डेट निकलने से पहले कोशिश ये करें कि आप भी ऑनलाइन ये फॉर्म जल्दी से भर दें और ऑफलाइन टेस्ट जाकर के नीट वाली फीलिंग पहले लेकर के आए और अपने आप को आंक लें, क्या लेवल है आपका, कितना और मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो अगर एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाता है, तो उसके बाद भी आपके पास 25 से 25 दिन का टाइम तो है ही है मोटा मोटी। तो 25 दिन में आप उन एरियाज पे भी फोकस कर सकते हो जहां पे अभी भी लगता है आपको फोकस करने की जरूरत है, इसलिए टेस्ट जरूर दें। मैंडेटरी मैं मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये मैंडेटरी टास्क है, आपको देना ही चाहिए। तो चलते चलते टाटा बाय बाय, मिलते हैं। याद रखेंगे अपनी पढ़ाई में, अपने सब्जेक्ट को याद रखेंगे, अपने मास्टर को याद रखेंगे। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी कुछ और कंसेप्ट के साथ, कुछ और आइडियाज के साथ। मिलते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी के नए चैप्टर, नए लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना खूब ख्याल रखें। जय हिंद, लव यू।